मेजरमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम देखेंगे सिंक्रोस्कोप होता क्या है। सिंक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा मैं आप लोग को कुछ बता दूं। देखिए, आप जानते हैं डिफरेंट, मान लीजिए बहुत सा अल्टरनेटर है जिससे सप्लाई दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी जनरेटर्स के द्वारा हम कहीं सप्लाई दे रहे हैं किसी मशीन को। कभी कभी क्या होता है, जो लोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब लोड का वैल्यू बढ़ जाता है तो वो जो अल्टरनेटर वर्क कर रहा है वो अल्टरनेटर पर्याप्त नहीं होता है पूरा सप्लाई देने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस दौरान अलग से एक अल्टरनेटर और उसमें जोड़ देते हैं। एक दो जितना ज़रूरत है उतना अल्टरनेटर अलग से उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। मतलब लोड को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, अलग से अल्टरनेटर जो हम अलग ऐड करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर को अलग से ऐड कर देंगे अपना मन से, जैसे किसी भी अल्टरनेटर को ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, ठीक है, उसी के बारे में हमको एक इंस्ट्रूमेंट है, उस कौन सा कंडीशन होगा, किस कंडीशन में जोड़ना चाहिए, इसको बताने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सिंक्रोस्कोप कहते हैं। तो आइए देखते हैं सिंक्रोस्कोप क्या है। कहता है ए सिंक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट इंस्टेंट फॉर क्लोजिंग द स्विच। मतलब सिंक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन, मतलब निर्धारित करने के लिए। क्या निर्धारित करने के लिए? तो स्विच जो क्लोज करेंगे, यानी किस क्षण, सही क्षण, ठीक है, जिस टाइम हम स्विच को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मतलब स्विच के क्लोज करने का जो सही टाइम क्या होगा, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना, उसको सिंक्रोस्कोप कहते हैं। तो कोई पूछेगा सिंक्रोस्कोप क्या होता है, तो आप बता सकते हैं जो स्विच को क्लोज करने के लिए, ठीक है, सही टाइम को निर्धारित करने वाले इंस्ट्रूमेंट को सिंक्रोस्कोप कहते हैं। अब किस स्विच को क्लोज करेगा, तो अल्टरनेटर को पावर स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए, जो पावर स्टेशन बसवार है उस बसवार से, ठीक है, जो अतिरिक्त अल्टरनेटर है उसको कनेक्ट करने के लिए जो स्विच को क्लोज करेंगे वो किस क्षण क्लोज करेंगे, उस सही क्षण को बताने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोस्कोप। और इस प्रोसेस को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कहता है द मशीन हुइच इज टू बी सिंक्रोनाइज्ड, यानी जिस मशीन को सिंक्रोनाइज करना है, यानी अतिरिक्त से जोड़ना है, जिस मशीन को ऐड करना है बसबार से विथ बसबार, इज कॉल्ड इनकमिंग मशीन। उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकमिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है जो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, उन कंडीशन को हम लोग देखेंगे। सिंक्रोनाइजेशन करने का क्या क्या कंडीशन है, तो 3 कंडीशन है। पहला है जो इनकमिंग मशीन का जो वोल्टेज होना चाहिए वो सेम, जितना बसबार का वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इनकमिंग मशीन का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो इनकमिंग मशीन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बसबार के फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, मतलब वोल्टेज भी सेम होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। तीसरा, द फेज ऑफ वोल्टेज, यानी इनकमिंग मशीन का जो वोल्टेज का जो फेज होगा, यानी फेज दोनों का, इनकमिंग मशीन और बसबार का फेज भी सेम होना चाहिए। मतलब आप क्या देखिए, जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए, यानी यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन के लिए 3 चीज़ ज़रूरत है। पहला, जो मशीन का, इनकमिंग मशीन का वोल्टेज बसबार के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए और दोनों सेम फेज में होना चाहिए। 3 कंडीशन है, ठीक है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज। ठीक है, तो सिंक्रोस्कोप 2 प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, जिसको हम लोग वेस्टर्न टाइप सिंक्रोस्कोप कहते हैं, और दूसरा होता है एमआई टाइप सिंक्रोस्कोप। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर और वेस्टर्न टाइप सिंक्रोस्कोप। ये इसका हम फिगर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक 3 कोर वाला एक ट्रांसफार्मर है जिसपे ये दोनों आउटर वाइंडिंग है और ये आपका सेंट्रल लिम्ब है, सेंट्रल लिम्ब से लैंप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 2 कॉइल है, एक फिक्स्ड कॉइल होता है और एक मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल 2 भाग में हाफ हाफ में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं मूविंग कॉइल जो है एक कैपेसिटर के द्वारा जुड़ा हुआ है और फिक्स्ड कॉइल इंडक्टर के द्वारा जुड़ा हुआ है, और दूसरा फिक्स्ड कॉइल रजिस्टर की। देखते हैं कंस्ट्रक्शन में ये सब हम चीज़ बता देते हैं। तो कहता है कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसका देख सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में इसका जो मेनली जो है 2 पार्ट होता है। पहला स्टैटिक पार्ट, इसमें क्या होता है, कहता है इट कंसिस्ट
ऑफ 3 लिम्ड ट्रांसफार्मर, मतलब 3 लिम्ब वाला ट्रांसफार्मर होता है, 3 को होता है। वन ऑफ आउटर लिम्ब इज एक्साइटेड बाय बस बार वोल्टेज V1, यानी इसमें से एक जो है आपका वो बस बार का जो वोल्टेज होगा V1, जैसे देख सकते हैं आप फिगर में बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक कोर लिम्ब जो होगा जिसपे वाइंडिंग जो किया गया है ये लिम्ब, ठीक है, ये बस बार का वोल्टेज जो होगा, ठीक है, V1, उसके द्वारा इसको इनर्जाइज किया जाता है। और दूसरा आउटर लिम्ब जो है उसको आप इनकमिंग मशीन जो आपका अल्टरनेटर है उससे जोड़ दिया गया है, ठीक है, यानी इसके द्वारा जो वोल्टेज होगा V2 इसके द्वारा इनर्जाइज किया जाएगा। और सेंट्रल लिम्ब में इस दोनों के कारण, ठीक है, इन EMF इंड्यूस्ड होगा और जिसके कारण लैंप जो है वो ग्लो करेगा। तो देखते हैं वही है। और आउटर लिम्ब इज एक्साइटेड बाय इनकमिंग मशीन वोल्टेज V2, वही बात है, जो आउटर लिम्ब जो होगा वो इनकमिंग मशीन का जो वोल्टेज V2 है उसके द्वारा क्या होगा, एक्साइटेड होगा। द सेंट्रल लिम्ब कैरी द लैम्प, सेंट्रल लिम्ब में एक लैंप जुड़ा हुआ है। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय 2 आउटर लिम्ब्स आर फोर्स्ड थ्रू द सेंट्रल लिम्ब, यानी दोनों आउटर लिम्ब्स के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है वो सेंट्रल लिम्ब में इंड्यूस्ड होता है। द फेजर सम ऑफ दीज 2 फ्लक्सेज आर इन द नेट फ्लक्स इन द सेंट्रल लिम्ब, यानी सेंट्रल लिम्ब में जो फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो होगा वो इन दोनों जो आउटर फेज में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ था, जनरेट हुआ था, ठीक है, उसके फेजर सम के बराबर होगा। कहता दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू इंड्यूस्ड एन EMF एंड द सेंट्रल लिम्ब व्हिच ऑपरेट द लैंप, यानी जिसके कारण से इस दोनों फ्लक्स के जो रिजल्टेंट है जिनके कारण से सेंट्रल लिम्ब में एक फ्लक्स जनरेट होता है जिसके कारण लैंप जो है अपना ऑपरेट करता है, ठीक है। द आउटर लिम्ब वाइंडिंग आर सो अरेंज दैट, आउटर लिम्ब का जो वाइंडिंग है वो इस तरह से अरेंज किया जाता है कि V1 और V2, यानी बस बार वोल्टेज V1 और इनकमिंग मशीन वोल्टेज V2 दोनों सेम फेज में हो, ठीक है। अब सेम फेज में होगा तो क्या होगा, दोनों के द्वारा 2 फ्लक्स इन द सेंट्रल लिम्ब में जो दोनों फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, हेल्प करेगा, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, मतलब इस दौरान जो आपका EMF इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, सेंट्रल लिम्ब में वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और सेंट्रल लिम्ब में जो EMF है मैक्सिमम होगा जिसके कारण लैंप जो होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है, मैक्सिमम ब्राइटनेस, उसमें ब्राइटनेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ लैंप जो ग्लो करेगा। लेकिन यदि यही वोल्टेज V1 और V2 एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा तो सेंट्रल लिम्ब में जो आपका फ्लक्स होगा, ठीक है, वो रिजल्टेंट फ्लक्स एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, और सेंट्रल लिम्ब में जो फ्लक्स होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, जिसके कारण से 10 EMF इज इंड्यूस्ड इन इट एंड, ठीक है, और इसमें सेंट्रल लिम्ब में जो EMF है कोई EMF इंड्यूस्ड ही नहीं होगा और लैंप जो होगा वो डार्क करेगा, मतलब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। कहता इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ V2, यदि मान लीजिए V2 का जो फ्रीक्वेंसी है वो V1 से डिफरेंट है तो इस दौरान लैंप जो होगा फ्लिकर करेगा। फ्लिकर्स मतलब होता है जैसे कभी डार्क कभी जलेगा, जैसे जिसको आप बोलते हैं डिम डिपर, यानी लाइट जलेगा बंद होगा, ठीक है। लैंप बिकम्स अल्टरनेटरी डार्क एंड ब्राइट, अचानक अपने डार्क हो जाएगा और कभी ब्राइट होगा, कभी जलेगा कभी बंद होगा। फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है V1 और V2 के फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ V1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ V2 के बराबर होगा नेट फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी। कहता व्हेन द लैंप इज फ्लिकरिंग विथ वेरी स्लो, यानी जब आपका लैंप जो होगा बहुत स्लो रेट से फ्लिकरिंग करेगा, ठीक है, उस दौरान आपका जो लैंप जो होगा वो मैक्सिमम लाइट के द्वारा क्या होगा, ग्लो करेगा, मैक्सिमम उसका ब्राइटनेस रहेगा, ठीक है। देन सिंक्रोनाइजिंग स्विच मस्ट बी क्लोज, और उस टाइम जो स्विच होगा सिंक्रोनाइजिंग स्विच वो अवश्य क्लोज कर देना चाहिए, मतलब अल्टरनेटर को जोड़ देना चाहिए लोड से, ठीक है। अब आता है डायनामिक पार्ट, उसमें हम देखते हैं डायनामिक पार्ट में क्या होता है। इसमें कहता है दिस कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप सिंक्रोनोस्कोप, ये इसमें इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप का एक सिंक्रोनोस्कोप होता है। इट कंसिस्ट 2 फिक्स्ड कॉइल, इसमें 2 फिक्स्ड कॉइल होता है और दोनों आप देखे थे 2 भाग में क्या था, डिवाइडेड था, और एक मूविंग कॉइल भी ये कंसिस्ट करते हैं, जिससे क्या मूविंग कॉइल से ही आपका पॉइंटर जुड़ा हुआ रहता है। फिक्स्ड कॉइल जो होता है वो बस बार से कनेक्टेड रहता है, एक रजिस्टर के द्वारा और एक इंडक्टर के द्वारा, ठीक है। कहता इन सीरीज विथ इट, और सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, यानी जो आपका फिक्स्ड कॉइल है, ठीक है, वो 2 भाग में बटल था, एक भाग जो है वो रजिस्टर के द्वारा जुड़ा होगा और दूसरा भाग इंडक्टर के द्वारा बस बार के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। और मूविंग कॉइल जो है, ठीक है, कहता द मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ इनकमिंग मशीन विथ ए कैपेसिटर इन सीरीज, और आपका जो मूविंग कॉइल है, ठीक है, वो एक कैपेसिटर के साथ इनकमिंग मशीन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है।
कहता द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर यूज्ड इन फिक्स्ड कॉइल। इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो फिक्स्ड कॉइल के साथ जुड़ा हुआ रहता है एंड मूविंग कॉइल सर्किट रिस्पेक्टिवली। मतलब इंडक्टर जो है वो फिक्स्ड कॉइल के साथ जुड़ा हुआ रहता है और कैपेसिटर जो है वो मूविंग कॉइल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बिकॉज क्योंकि व्हेन द टू वोल्टेज आर इन फेज, जब दो वोल्टेज क्या होगा, इन फेज होगा, देन ड्यू टू एल एंड सी, एल यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण, ठीक है, जब दो वोल्टेज इन फेज होगा, द टू करंट आर इन एग्जैक्ट क्वाड्रेचर टू ईच अदर, तब दोनों करंट जो होगा, ठीक है, दो वोल्टेज यदि इन फेज होगा इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण, तो दोनों करंट जो होता है वो एक दूसरे से एग्जैक्ट 90 डिग्री पे रहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए I1 है तो ये I2 होगा, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, दस नो टॉर्क विल एक्ट ऑन द पॉइंटर, और इस दौरान पॉइंटर पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा और पॉइंटर जो है किसी भी वैल्यू को शो नहीं करेगा। The control spring are arranged such that under this condition pointer remains in vertical position, और इस दौरान स्प्रिंग जो होता है इस तरह से अरेंज किया जाता है कि आपका पॉइंटर जो होता है ना वो एकदम वर्टिकल पोजीशन में रहता है, एकदम, ठीक है, 90 डिग्री पे बना हुआ रहता है। ये फिगर में आपको दिखाया जाएगा। कहता है द करंट I1 लैग्स V1, करंट I1 जो है यदि वो V1 से लैग करता है तो I2 जो होगा वो V2 से क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, सच डेट I1 एंड I2 आर इन क्वाड्रेचर। ठीक है, जिसके कारण क्यों इस तरह से होता है कि I1 और I2 जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है। मतलब यदि I1 जो है वो V1 से लैग कर रहा है तो I2 जो होगा वो V2 से लीड करेगा। ठीक है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से क्वाड्रेचर रहता है। इफ V1 एंड V2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यदि V1 और V2 एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, जैसे आप मान लीजिए ये आपका V1 है और ये आपका क्या है, V2 है, और 180 डिग्री से ये दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज, तब स्टिल द करंट I1 एंड I2 विल बी इन क्वाड्रेचर, तो आपका करंट जो है I1 और I2 वो क्या होगा, क्वाड्रेचर होगा, एंड पॉइंटर विल रीमेन इन स्टेशनरी, और जो पॉइंटर होगा वो स्टेशनरी यानी स्थित रहेगा। बट इन दिस पोजीशन द लैंप विल बी डार्क, लेकिन इस पोजीशन में जो आपका लैंप है वो क्या रहेगा, डार्क रहेगा, मतलब ग्लो नहीं करेगा। और अभी आपका लैंप यदि डार्क है मतलब आप स्विच को क्लोज नहीं कीजिए। कहता 10 व्हेन पॉइंटर इज ऑसिलेटिंग वेरी स्लोली, अतः जब पॉइंटर जो है बहुत स्लो रेटिंग से ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स सेंट्रल पोजीशन के अबाउट, एंड द लैम्प इज मैक्सिमम ब्राइट, और लैंप जो होगा वो मैक्सिमम ब्राइट यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट से ग्लो करेगा, तब आप सिंक्रोनाइजिंग स्विच को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अल्टरनेटर को बस बार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कब, जब आपका जो लैंप होगा वो बहुत तेज़ी से ग्लो करेगा। द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉइंटर जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट करेगा वो आपको बताएगा कि इनकमिंग मशीन जो है वो फास्टर है और स्लोअर है। ठीक है, यदि क्लॉकवाइज में होगा तो आपका इनकमिंग मशीन जो थोड़ा फास्टर रहेगा, मतलब तेज गति से घूम रहा है, और यदि आपका पॉइंटर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो वो स्लो को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु।